वरदा सुंदरी ने परेश बाबू से पूछा, तुम सुचरिता का ब्याह नहीं करोगे? थोड़ी देर परेश बाबू अपने स्वाभाविक शांत गंभीर भाव से दाढ़ी सहलाते रहे। फिर मृदु स्वर में बोले, वर कहाँ है? वरदा सुंदरी बोली, क्यों, पानू बाबू के साथ उसके विवाह की बात तो तय हो ही चुकी है। कम से कम हम लोग तो यही समझते हैं, सुचरिता भी यही समझती है। परेश बाबू बोले, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि राधा रानी को पानू बाबू ठीक पसंद ही है। वरदा सुंदरी, देखो, यही सब मुझे अच्छा नहीं लगता। सुचरिता को कभी मैंने अपनी लड़कियों से अलग नहीं माना, लेकिन इसलिए ही यह भी कहना होगा कि उसमें ऐसी क्या असाधारण बात है। पानू बाबू जैसे विद्वान धार्मिक आदमी को वह अगर पसंद है तो यह क्या यूं ही उड़ा देने की बात है? तुम जो कहो, मेरी लावण्य देखने में उससे कहीं सुंदर है, लेकिन मैं तुमसे कह देती हूँ, जिसे भी हम पसंद करेंगे वह उससे ब्याह कर लेगी, कभी ना नहीं करेगी। तुम ही सुचरिता को अगर ऐसे सिर चढ़ाकर रखोगे तो उसके लिए वर मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस पर परेश बाबू ने और कुछ नहीं कहा। वे वरदा सुंदरी के साथ कभी बहस नहीं करते, खासकर सुचरिता के संबंध में। सतीश को जन्म देकर जब सुचरिता की मां की मृत्यु हुई तब सुचरिता 7 बरस की थी। उसके पिता रामशरण हालदर ने पत्नी की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज अपनाया और पड़ोसियों के अत्याचार के कारण गांव छोड़कर ढाका में आ बसे। वहीं पोस्ट ऑफिस की नौकरी करते परेश बाबू के साथ उनकी घनिष्ठता हो गई। तभी से सुचरिता परेश बाबू को ठीक अपने पिता के समान मानती है। रामशरण की मृत्यु अचानक हो गई। अपनी वसीयत में अपना सब रुपया पैसा लड़के और लड़की के नाम करके वह उनकी देखभाल परेश बाबू को सौंप गए। सतीश और सुचरिता तभी से परेश बाबू के परिवार के हो गए। घर या बाहर के भी लोग सुचरिता के प्रति जब विशेष स्नेह या दिलचस्पी दिखाते तो वरदा सुंदरी को ठीक न लगता। फिर भी चाहे जिस कारण हो, सुचरिता सभी से स्नेह और सम्मान पाती। वरदा सुंदरी की अपनी लड़कियां भी उनके स्नेह के लिए आपस में झगड़ती रहती। विशेषकर मंझली लड़की ललिता तो अपने ईर्ष्या पोषित स्नेह से सुचरिता को मानो दिन रात जकड़कर बांधे रखना चाहती थी। पढ़ने लिखने में उनकी लड़कियां उस जमाने में की सब विदुषियों से आगे निकल जाए, वरदा सुंदरी की यही कामना थी। उनकी लड़कियों के साथ साथ बड़ी होती हुई सुचरिता भी उन सा ही कौशल प्राप्त कर ले, यह बात उनके लिए सुखकर नहीं थी। इसलिए सुचरिता के स्कूल जाने के समय तरह तरह के विघ्न खड़े होते ही रहते हैं। इन सब विघ्नों के कारण को समझते हुए परेश बाबू ने सुचरिता का स्कूल छुड़ा दिया और स्वयं पढ़ाना आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, सुचरिता मानो विशेष रूप से उन्हीं की संगिनी हो गई। वह उसके साथ अनेक विषयों पर बातचीत करते, जहाँ जाते उसे साथ ले जाते। जब कहीं दूर रहने को मजबूर होते तब चिट्ठियों में अनेक प्रसंग उठाकर उनकी विस्तृत चर्चा किया करते। इसी ज्ञान के कारण सुचरिता का मन उसकी उम्र और अवस्था से कहीं आगे बढ़ गया था। उसे देखकर कोई उसे बालिका नहीं समझ सकता था और लावण्य उम्र में उसके लगभग बराबर होने पर भी हर बात में सुचरिता को अपने से बड़ा मानती थी। यहाँ तक कि वरदा सुंदरी चाहने पर भी किसी तरह उसकी अवज्ञा नहीं कर सकती थी। हारान बाबू बड़े उत्साही ब्रह्म समाजी थे। ब्रह्म समाज के सभी कामों में उनका सहयोग था। रात्रि पाठशाला में वे शिक्षक थे, पत्र के संपादक थे, स्त्री विद्यालय के सेक्रेटरी थे। वे मानो काम से थकते ही ना थे। एक दिन यह युवक ब्रह्म समाज में बहुत ऊंचा स्थान पाएगा, इसका सभी को विश्वास था। विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा पर उनके अधिकार और दर्शन शास्त्र में उनकी गहरी पैठ की ख्याति विद्यालय के छात्रों के द्वारा ब्रह्म समाज के बाहर भी फैल गई थी। इन्हीं सब कारणों से सुचरिता भी दूसरे ब्रह्म समाजी लोगों की तरह हारान बाबू को विशेष श्रद्धा से देखती थी। ढाका से कलकत्ता आते समय हारान बाबू से परिचय के लिए उसके मन में विशेष उत्सुकता भी थी। अंत में इन्हीं सुप्रसिद्ध हारान बाबू के साथ सुचरिता का न केवल परिचय हुआ, बल्कि थोड़े दिनों में ही सुचरिता के प्रति अपने हृदय के आकर्षण को प्रकट करने में भी हारान बाबू को संकोच न हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से सुचरिता के सामने प्रणय निवेदन किया हो ऐसी बात नहीं थी, किंतु सुचरिता की सब प्रकार की अपूर्णता
पूरी करने, उनकी कमियों का संशोधन करके उसका उत्साह बढ़ाने और उसकी उन्नति के साधन जुटाने का काम वे ऐसे मनोयोग से करने लगे कि सभी ने यह समझ लिया कि वे विशेष रूप से इस कन्या को अपने लिए उपयुक्त संगिनी के रूप में तैयार करना चाहते हैं। इस बात से हारान बाबू के प्रति वरदा सुंदरी की पहले ही श्रद्धा खत्म हो गई। वे उन्हें मामूली स्कूल मास्टर मानकर उनकी अवज्ञा करने की कोशिश करने लगी। जब सुचरिता ने यह जान लिया कि विख्यात हारान बाबू के चित्त पर उसने विजय पाई है, तब उसे मन ही मन भक्ति मिश्रित गर्व का अनुभव हुआ। प्रधान पक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव न आने पर भी जब सबने यह तय कर लिया कि हारान बाबू के साथ ही सुचरिता का विवाह ठीक हो गया है, तब मन ही मन सुचरिता ने भी स्वीकृति दे दी थी। हारान बाबू ने ब्रह्म समाज के हितों के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया है। उनके उपयुक्त होने के लिए उसे कैसे ज्ञान और साधना की आवश्यकता होगी, उसके लिए यह विशेष उत्सुकता का विषय हो गया था। वह किसी मनुष्य से विवाह करने जा रही है, इसका हृदय से उसने अनुभव नहीं किया, मानो वह समूचे ब्रह्म समाज के महान मंगल से ही विवाह करने जा रही हो और बहुत से ग्रंथ पढ़कर मंगल विद्वान हो गया हो तथा तत्व ज्ञान के कारण बहुत गंभीर भी। विवाह की कल्पना उसके लिए मानो बहुत बड़ी जिम्मेदारी की घबराहट के कारण रचा हुआ एक पत्थर का किला हो गई। केवल सुख से रहने के लिए वह किला नहीं है, बल्कि युद्ध करने के लिए है, पारिवारिक नहीं, ऐतिहासिक भी। ऐसी स्थिति में ही विवाह हो जाता तो कम से कम कन्या पक्ष के सभी लोग हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मानकर ही ग्रहण करते। हारान बाबू जीवन के अपने ही बनाए हुए महान उत्तरदायित्व को इतना बड़ा करके देखते थे कि केवल अच्छा लगने के कारण आकर्षित होकर विवाह करने को वो अपने लिए योग्य नहीं मानते थे। ब्रह्म समाज को इस विवाह के द्वारा कहाँ तक लाभ होगा, इस पर पूरा विचार किए बिना वे इस ओर प्रवृत्त नहीं हो सकते थे। इसलिए उन्होंने इसी नज़रिए से सुचरिता की परीक्षा लेनी आरंभ कर दी। परीक्षा लेते लेते परीक्षा देनी भी पड़ती है। हारान बाबू परिस बाबू के घर में सबके सुपरिचित हो गए। उनके अपने घर के लोग उन्हें पानू बाबू कहकर पुकारते हैं, इसलिए इस घर में भी उनका वही नाम चलने लगा। अब उन्हें केवल अंग्रेजी विद्या के भंडार, तत्व ज्ञान के आधार और ब्रह्म समाज के मंगल के अवतार के ही रूप में देखना काफ़ी ना रहा। वे मनुष्य भी है, यही परिचय सबसे निकटतम परिचय हो गया। इस तरह वे केवल श्रद्धा और सम्मान के अधिकारी ना रहकर अच्छा और बुरा लगने के नियम के अधीन हो गए। विस्मय की बात यह थी कि पहले दूर से हारान बाबू की जो प्रवृत्ति सुचरिता की श्रद्धा पाती थी, निकट आने पर वही अब उसे अखरने लगी। ब्रह्म समाज में जो कुछ सत्य, मंगल और सुंदर है, हारान बाबू द्वारा उस सब का मानो पालक बनकर उसकी रक्षा का भार लेने पर उसे बहुत ही छोटे जान पड़े। मनुष्य का सत्य के साथ संबंध भक्ति का संबंध है। वह भक्ति स्वभावतया मनुष्य को विनयशील बना देती है। ऐसा ना होने पर वह संबंध जहाँ मनुष्य को उद्धत और अहंकारी बनाता है, वहाँ मनुष्य उस सत्य की तुलना में अपने ओछेपन को बहुत स्पष्ट प्रकाशित कर देता है। सुचरिता इस मामले में मन ही मन परेश बाबू और हारान के अंतर की समीक्षा किए बिना न रह सकी। ब्रह्म समाज से जो कुछ परेश बाबू ने पाया है, उसके सम्मुख वे मानो सदा नतमस्तक हैं। वे उसे लेकर जरा भी प्रागल्भ नहीं होते। उसकी गहराई में उन्होंने अपने जीवन को डुबा दिया है। परेश बाबू की शांत मुख छवि देखने पर जिस सत्य के हृदय में वो धारण किए हैं, उसी की महत्ता आंखों के सामने आती है। किंतु हारान बाबू वैसे नहीं हैं। उनमें ब्रह्मत्व नाम का एक तीव्र आत्म प्रकाश बाकी सब के ऊपर छा जाता है और उनकी प्रत्येक बात तथा उनके प्रत्येक काम में अशोभन ढंग से प्रकट हो जाता है। इससे संप्रदाय में उनका सम्मान बढ़ा था, किंतु परेश बाबू की शिक्षा के प्रभाव से सुचरिता सांप्रदायिक संकीर्णता में नहीं बन सकी थी। इसलिए हारान बाबू की यह एकाकी ब्राह्मणता उनकी स्वाभाविक मानवता को ठेस पहुंचाती थी। हारान बाबू समझते थे कि धर्म साधना के कारण उनकी दृष्टि इतनी अच्छी व तेज हो गई है कि दूसरे सब लोगों का भला बुरा और झूठ सच वे सहज ही समझ सकते हैं। इसलिए वे सदा हर किसी का विचार करने को तैयार रहते।
विषयी लोगों पर निंदा और नुक्ताचीनी करते रहते हैं, लेकिन जो धार्मिक भाषा में यह काम करते हैं उनकी इस निंदा के साथ एक तरह का आध्यात्मिक अहंकार भी मिला रहता है, जो संसार में बहुत बड़ा उपद्रव पैदा कर देता है। उस संसार को सुचरिता बिल्कुल नहीं सह सकती थी। उसके मन में ब्रह्म संप्रदाय के बारे में कोई गर्व ना हो ऐसा नहीं था, किंतु ब्रह्म समाज में जो बड़े लोग हैं वे ब्रह्म होने के कारण ही एक विशेष शक्ति पाकर बड़े बने हैं, या किसी ब्रह्म समाज के बाहर जो चरित्र भ्रष्ट लोग हैं वे ब्रह्म समाजी ना होने के कारण ही विशेष रूप से शक्तिहीन होकर बिगड़ गए हैं। इस बात को लेकर हारान बाबू से सुचरिता की कई बार बहस हो जाती थी। ब्रह्म समाज के मंगल की आड़ लेकर विचार करने बैठकर हारान बाबू जब परेश बाबू को भी अपराधी ठहराने से नहीं चूकते थे, तब सुचरिता मानो आहत नागिन से तिलमिला उठती थी। बंगाल में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में भगवत गीता को लेकर बातचीत नहीं होती थी, लेकिन परेश बाबू सुचरिता के साथ कभी कभी गीता पढ़ते थे। काली सिंह का महाभारत भी उन्होंने सुचरिता को लगभग पूरा पढ़कर सुनाया था। हारान बाबू को यह अच्छा नहीं लगा। इन सब ग्रंथों को वे ब्रह्म समाज के घरों से दूर कर देने के पक्षपाती थे। उन्होंने स्वयं भी ये सब नहीं पढ़े थे। रामायण, महाभारत, भगवत गीता को वे हिंदुओं की किताबें कहकर दूर रखना चाहते थे। धर्मशास्त्रों में एकमात्र बाइबल ही उनका मान्य ग्रंथ था। परेश बाबू अपनी शास्त्र चर्चा एवं छोटी मोटी अनेक बातों में ब्रह्म अब्रह्म की सीमा की रक्षा करते हुए नहीं चलते। यह बात हारान के मन में कांटे की तरह चुभती थी। परेश बाबू के आचरण के बारे में प्रकट या मन ही मन कोई किसी तरह का दोषारोपण करने का साहस करे, सुचरिता यह नहीं सह सकती थी। हारान बाबू का ऐसा दुस्साहस प्रकट हो जाने के कारण ही वे सुचरिता की नज़रों में गिर गए थे। अनेक ऐसे ही कारणों से परेश बाबू के घर में हारान बाबू का मान दिन प्रतिदिन घटता गया था। वरदा सुंदरी भी ब्रह्म अब्रह्म का भेद निभाने में यद्यपि हारान बाबू से किसी मायने में कम उत्साही ना थी, उन्होंने भी बहुत बार पति के आचरण के कारण लज्जा का बोध होता था। फिर भी हारान बाबू को वे आदर्श पुरुष नहीं मानती थी। हारान बाबू के हजारों दोष उनकी नज़रों में रहते थे। हारान बाबू के सांप्रदायिक उत्साह के अत्याचार और नीरस संकीर्णता से भीतर ही भीतर सुचरिता का मन प्रतिदिन उनसे विमुख होता जाता था। फिर भी उसका विवाह हारान बाबू से ही होगा, इस संबंध में किसी पक्ष के मन में कोई विघ्न या संदेह नहीं था। धर्म समाज की दुकान में जो व्यक्ति अपने ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में बहुत ऊंचे दाम का लेबल लगाए रहता है, धीरे धीरे अन्य लोग भी उसका महंगापन स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए ना तो स्वयं हारान बाबू के ना किसी और के मन में इस बारे में कोई शंका थी कि अपने महान संकल्प के अनुसार चलते हुए अच्छी तरह परीक्षा करके सुचरिता को पसंद कर लेने पर हारान बाबू के निश्चय को सभी लोग सिर आंखों पर नहीं लेंगे। और तो और परेश बाबू ने भी हारान बाबू के दावे को अपने मन में अग्राह्य नहीं माना था। सभी लोग हारान बाबू को ब्रह्म समाज का भावी नेतृत्व मानते थे। वे भी इसके विरुद्ध ना सोचकर स्वीकृति दे देते थे। इसलिए उनके लिए भी विचारणीय बात यही थी कि हारान बाबू जैसे आदमी के लिए सुचरिता उपयुक्त होगी या नहीं। सुचरिता के लिए हारान बाबू कहाँ तक उपयुक्त होंगे यह उन्होंने भी नहीं सोचा था। इस विवाह के सिलसिले में और किसी ने कैसे सुचरिता की बात सोचना जरूरी नहीं समझा, वैसे ही अपनी बात सुचरिता ने भी नहीं सोची। ब्रह्म समाज के और सब लोग की तरह उसने भी सोच लिया था कि हारान बाबू जिस दिन कहेंगे मैं इस कन्या को ग्रहण करने को तैयार हूँ, वह उसी दिन इस विवाह के रूप में अपने महान कर्तव्य को स्वीकार कर लेगी। सब ऐसे ही चलता जा रहा था। इसी मध्य उस दिन गोरा का उपलक्ष्य करके हारान बाबू के साथ सुचरिता का 2-4 बातों का जो आदान प्रदान हो गया, उसका सुर समझकर परेश बाबू के मन में शंका उठी थी कि सुचरिता शायद हारान बाबू पर यथेष्ट श्रद्धा नहीं करती, या शायद दोनों के स्वभाव में मेल ना होने के कारण ऐसा है। इसलिए जब वरदा सुंदरी विवाह के लिए जोर दे रही थी, तब परेश बाबू पहले की तरह हामी नहीं भर सके।
वरदा सुंदरी ने उसी दिन अकेले में सुचरिता को बुलाकर कहा, तुमने तो अपने पिता को सोच में डाल दिया है। यह बात सुनकर सुचरिता चौंक उठी। भूल से भी वह परेश बाबू के दुख का कारण हो, इससे अधिक कष्ट की बात उसके लिए और नहीं हो सकती। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने पूछा, क्यों, मैंने क्या किया है? वरदा सुंदरी, मैं क्या जानूं बेटी, उन्हें लगता है पानू बाबू तुम्हें पसंद नहीं है। ब्रह्म समाज के सभी लोग जानते हैं कि पानू बाबू के साथ तुम्हारा विवाह एक तरह से पक्का हो चुका है। ऐसी हालत में अगर तुम सुचरिता, लेकिन माँ, इस बारे में मैंने तो किसी से कोई बात ही नहीं की। सुचरिता का आश्चर्य करना स्वाभाविक ही था। वह हारान बाबू के व्यवहार से कई बार क्रोधित अवश्य हुई है, किंतु विवाह प्रस्ताव के विरुद्ध उसने कभी मन में भी कुछ नहीं सोचा। इस विवाह से वह सुखी होगी या दुखी होगी, उसके मन में यह सवाल भी कभी नहीं उठा, क्योंकि वह यही जानती थी कि सुख दुख की दृष्टि से इस विवाह पर विचार नहीं किया जा सकता। एकाएक उसे ध्यान आया, परेश बाबू के सामने ही उस दिन उसने पानू बाबू के प्रति अपनी विरक्ति प्रकट की थी। इसी से वे उद्विग्न हुए हैं, यह सोचकर उसे दुख हुआ। ऐसा असंयम उससे पहले भी कभी नहीं हुआ था। उसने मन ही मन तय किया कि अब फिर ऐसी भूल कभी नहीं होगी। हारान बाबू भी कुछ दिन के बाद फिर आ पहुंचे। उनका मन में चंचल हो उठा था। इतने दिन से उसका विश्वास था कि मन ही मन सुचरिता उनकी पूजा करती है और इस पूजा का अर्घ्य और भी संपूर्णता से उसको मिलता अगर अंध संस्कार के कारण बूढ़े परेश बाबू के प्रति सुचरिता की अंधभक्ति ना होती। परेश बाबू के जीवन में अनेक कमियां दिखाई देने पर भी सुचरिता मानो उन्हें देवता ही समझती है। इस पर मन ही मन हारान बाबू को हंसी भी आती थी तथा खीज भी होती थी। फिर भी उन्हें आशा थी कि यथा समय मौका पाकर वे इस अत्यधिक भक्ति को ठीक राह पर डाल सकेंगे। जो हो, जब तक हारान बाबू अपने को सुचरिता की भक्ति का पात्र समझते रहे, तब तक उसके छोटे छोटे कामों और आचरण की भी केवल समालोचन करते रहे और सदा उसे उपदेश देकर अपने ढंग से गढ़ने की कोशिश करते रहे। लेकिन विवाह के बारे में कोई साफ बात उन्होंने नहीं की। उस दिन सुचरिता की दो एक बातें सुनकर सहसा जब उनकी समझ में आ गया कि वह उन पर विचार भी करने लगी है, तब से उनके लिए अपना अविचल गांभीर्य और स्थिरता बनाए रखना दुभर हो गया। इधर सुचरिता से दो एक बार जो उनकी भेंट हुई है, उसमें वह पहले की तरह अपने गौरव को स्वयं अनुभव या प्रकाशित नहीं कर सके हैं, बल्कि सुचरिता के साथ उनकी बातचीत और व्यवहार में कुछ झगड़े का सा भाव दिखाई देता रहा है। इसी लेकर वह अकारण ही या छोटे छोटे कारण ढूंढकर नुक्ताचीनी करते रहे हैं। इस मामले में भी सुचरिता की अविचल उदासीनता से मन ही मन उन्हें हार माननी पड़ती है और घर लौटकर अपनी मान हानि पर वे पछताते रहे हैं। सुचरिता की श्रद्धाहीनता के दो एक लक्षण देखकर हारान बाबू के लिए अब स्थिर होकर उसके परीक्षक के आसन पर बैठे रहना मुश्किल हो गया। इससे पहले परेश बाबू के घर वे यूं बार बार नहीं आते जाते थे। कोई यह ना समझे कि सुचरिता के प्रेम में वह चंचल हो उठे हैं। इस आशंका से वे सप्ताह में केवल एक बार ही आते थे और अपनी गरिमा में ऐसे मंडित रहते थे मानो सुचरिता उनकी छात्र हो। लेकिन इधर कुछ दिन से न जाने क्या हुआ है कि कोई भी छोटा मोटा बहाना लेकर हारान बाबू दिन में एक से अधिक बार भी आए हैं और उससे भी छोटा बहाना ढूंढकर सुचरिता के करीब आकर बातें करने की चेष्टा करते रहे हैं। इससे परेश बाबू को भी दोनों अच्छी तरह पर्यवेक्षण करने का अवसर मिल गया है और इससे उनका संदेह क्रमशः दृढ़ ही होता गया है। आज हारान बाबू के आते ही उन्हें अलग बुलाकर वरदा सुंदरी ने पूछा, अच्छा पानू बाबू, सभी लोग कहते हैं कि हमारी सुचरिता से आप विवाह करेंगे, लेकिन आपके मुंह से हमने तो कभी कोई बात नहीं सुनी। सचमुच अगर आपका ऐसा अभिप्राय हो तो आप साफ साफ कह क्यों नहीं देते? अब हारान बाबू और देर नहीं कर सके। अब सुचरिता को वे किसी तरह बंधन में कर ले तभी निश्चिंत होंगे। उनके प्रति उसकी भक्ति की और ब्रह्म समाज के हित के लिए उसकी योग्यता की परीक्षा फिर कभी की जा सकेगी। वरदा सुंदरी से उन्होंने कहा, कहने को अनावश्यक मानकर ही मैंने नहीं कहा। सुचरिता के 18 वर्ष पूर्ण होने का
इंतज़ार कर रहा था। वरदा सुंदरी बोली, आप तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। हम लोग तो 14 वर्ष की उम्र विवाह के लिए काफ़ी समझते हैं। उस दिन परेश बाबू चाय के समय सुचरिता का व्यवहार देखकर चकित रह गए। बहुत दिनों से सुचरिता ने हारान बाबू के लिए इतना जतन और आग्रह नहीं दिखाया था। यहाँ तक कि वे जब जाने को उठे तब लावण्य की शिल्पकारी का एक नया नमूना दिखाने की बात कहकर सुचरिता ने उनसे कुछ और देर बैठने का अनुरोध किया। परेश बाबू निश्चिंत हो गए। उन्होंने मान लिया कि उनसे समझने में भूल हुई थी। उन्होंने सोचा कि दोनों में कोई हल्का फुल्का प्रणय कलह हुआ था और अब फिर से सुलह हो गई है। हारान बाबू ने विदा होते समय उस दिन परेश बाबू के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने यह भी जता दिया कि इस संबंध में और देर करने की उनकी मंशा नहीं है। कुछ अचरज करते हुए परेश बाबू ने कहा, लेकिन आपका तो मत है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह करना अनुचित है। बल्कि आपने तो अखबारों में भी ऐसा लिखा है। हारान बाबू बोले, सुचरिता के बारे में यह शर्त लागू नहीं होती। जैसा उसका मन विकसित है वैसा उससे कहीं अधिक उम्र की लड़कियों का भी नहीं हो पाया जाता। परेश बाबू दृढ़ता से बोले, वह होगा पानू बाबू, लेकिन जब कोई हानि नहीं तो राधा रानी की उम्र पूरी होने तक प्रतीक्षा करना ही प्रथम कर्तव्य है। अपनी दुर्बलता के साक्षात हो जाने पर लज्जित हारान बाबू ने कहा, वह अवश्य ही कर्तव्य है। मेरी इतनी इच्छा है कि एक दिन सबको बुलाकर भगवान का नाम लेकर संबंध पक्का कर दिया जाए। परेश बाबू ने कहा, यह तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है।